तो ये गेट 23 के लिए बस 3 महीने बचे हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये 3 महीने में हम कैसे पढ़ें जो अच्छा मार्क्स हम ला सकते हैं और टॉप 100 में, टॉप 200 में हम घुस सकें। तो कई लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि ये 3 महीना जो लास्ट का बचा हुआ है उसमें हम अपने आप को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाएं। तो खासतौर पे ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो माइनिंग इंजीनियरिंग से अपना गेट 23 को देने वाले हैं। तो खासतौर पे वो जितने भी माइनिंग इंजीनियर हैं वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये हमारा सारा जो वीडियो होगा वो कोई मोटिवेशनल नहीं होगा, ये बिल्कुल गेट 23 को कैसे अटेम्प्ट करना है माइनिंग वाले स्टूडेंट इसको देखें। तो मैं सबसे शुरुआत तो ये करना चाहूँगा कि कई लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम सिकंदर कुमार हुआ और मैं पहली बार गेट 2015 में दिया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीआईटी सिंदरी से, फिर आईआईटी बीएचयू वाराणसी से एमटेक किए और अभी मैं आईआईटी आईएसएम से पीएचडी कर रहा हूँ। इसी के बीच में मैंने काफ़ी जगह गेट की प्रिपरेशन करवाया हूँ। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज क्योंझर में करवाया हूँ, बीआईटी सिंदरी में करवाया हूँ, एक धनबाद में कोचिंग है वहाँ भी करवाया हूँ। कुछ माइनिंग के जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनके भी क्वेश्चन बनवाया हूँ, हैदराबाद कोचिंग सेंटर था और अभी आप हमारा कुछ वीडियो यहाँ भी देख सकते हैं, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। तो इतने दिनों में 3 से 4 साल में रिगरस तैयारी करवाया हूँ। कई लोग अच्छे इंस्टीट्यूट में एमटेक कर लिए और अभी बहुत सारे लोग कोल इंडिया में हैं। तो उन लोगों से जब बात किया और मैंने पढ़ाने के दौरान में जितना चीज़ें को एक्सपीरियंस किया, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ों को शेयर करूँ। और ख़ास तौर पे मुझे ये लगता है कि ये जो लास्ट का 3 महीने होते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कि यदि मैं सिविल की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वो सारे स्टूडेंट काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं पहले से, लेकिन जो माइनिंग के स्टूडेंट होते हैं खास तौर पे मैं देखता हूँ जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगते हैं वो अपना प्रिपरेशन को बूस्टअप करते हैं और एक्सेलरेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टाइम है कि मैं अभी ये लास्ट 3 मंथ्स बचा हुआ हर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल टू द पॉइंट और स्पेसिफिक बात करूँगा कि हर सब्जेक्ट को कैसे डील करना है और किस तरह सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस वीडियो को दो तरह के लोग देख रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे या ऑलरेडी पास आउट होंगे, उनकी सिलेबस सारे खत्म हो चुके होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये साल प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे और मुझे लगता है कि 1-2 सब्जेक्ट ऐसा भी होगा कि वो अभी बचा हुआ है, उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये दोनों लोग वीडियो देखें, क्योंकि ये जो लास्ट का 3 मंथ होगा मुझे लगता है जो रैंक है यही 3 मंथ डिसाइड करता है। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो यदि पहले नहीं भी पढ़े होंगे और इस 3 महीने में पढ़ना चाह रहे हैं तो मिला जुला के आपका अच्छा रैंक आ जाएगा। और ये साल कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट होने वाला है, लास्ट ईयर भी हुआ था। ये साल यदि आप 3 महीने सही से समय दिए तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका कोल इंडिया में तो पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहला ये सजेशन देना चाहूँगा कि आपने जितना भी मस्ती किए होंगे अभी से पहले आप भूल जाइए, और ये आने वाले जो 3 महीने हैं इनमें जितने भी चीज़ें हैं, आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलम है, आप उनको बंद कर दीजिए, एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए। मोबाइल से एकदम दूर रहिए। यदि आपकी ये स्टडी मोबाइल से हो रही है तो कोशिश कीजिए कि लैपटॉप से करें। लैपटॉप से करने से क्या होता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि लैपटॉप में कम ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आप गूगल क्रोम में, यूट्यूब है, ऐसी चीज़ें हैं तो वहाँ पे आपको कम डिस्ट्रैक्शन होगा। बट मोबाइल है तो आप कहीं भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। कोशिश कीजिए लैपटॉप से पढ़ने के लिए। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो बिल्कुल सब्जेक्ट के लिए है कि सब्जेक्ट को कैसे डील करना है। तो मैं सबसे शुरुआत ये करूँगा कि जो ये माइनिंग की सब्जेक्ट है दूसरे सब्जेक्ट से एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे जो सिविल के होंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के होंगे, वो सब समझाते होंगे। तो मुझे लगता है खासतौर पे वो सारे जो मोटिवेशनल तो स्ट्रैटेजी है वो माइनिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि माइनिंग एक छोटा सब्जेक्ट है और इनमें से 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थोड़े टफ हैं, बाकी एवरेज या तो बिलो एवरेज है। तो हम लोग को एक माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे सब्जेक्ट को टारगेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगा कि सारे सब्जेक्ट का एक अच्छा सा विश्लेषण करके मैं बताऊँ कि कौन सा सब्जेक्ट को किस तरह आपको अप्रोच करना चाहिए। जैसे आप और भी वीडियो देखते होंगे, कई लोगों से आपके टीचर्स गाइड करते होंगे तो बताते होंगे जो मैथ है और एप्टीट्यूड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
कई लोग ऐसे होते हैं जो मैथ एप्टीट्यूड को इग्नोर करते हैं और कोर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं ये सबसे पहला ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ना करें। यदि आपका थोड़ा सा भी समय मिलता है, तो वीकेंड में समय मिलता है, सैटरडे हो, संडे हो, या फिर कभी बीच में बोर हो गए अपना सब्जेक्ट पढ़ के, तो खास तौर पे इस सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें, मैथमेटिक्स को। और जो एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड तो चलिए आप इंजीनियर हैं, तो मैं खास तौर पे ये मान के चलता हूँ कि आपका एप्टीट्यूड एवरेज होगा, तो एवरेज प्लस होगा, अच्छा होगा। 15 मार्क्स की आती है तो कहीं ना कहीं 8 से 10 मार्क्स तो उठा ही लेंगे। यदि आप थोड़ा सा एफर्ट और डालते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 12 से 13 मार्क्स उठा लेंगे। तो जो एप्टीट्यूड है, आपको एक अच्छा बुक खरीदें जो कंसाइज करके हो। ऐसा भी नहीं जो रेलवे की एग्जाम होती है वैसे वाला बुक ना उठा लें, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है। तो आप एक ऐसे बुक उठाएं जो एप्टीट्यूड उसकी प्रिपरेशन करते रहें और कंसिस्टेंट रहें, उसको भी बीच बीच में वीकेंड में 1-2 दिन पढ़ते रहें। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स की एक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, डायरेक्टली मेड इजी का जो बुक आता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप मेड इजी के बुक के थ्रू आप मैथमेटिक्स को अच्छे से तैयारी करें। उसके 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जो इजी भी हैं, आपने अपना ग्रेजुएशन का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे, जैसे मैट्रिक्स हो गया, वेक्टर हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये सब जो 3 सब्जेक्ट है ना, काफ़ी उसको डोमिनेटिंग टॉपिक है। तो बाकी चीज़ आपको समझ में आया ना आए, ये तीनों टॉपिक जो है आप उसको अच्छे से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि सारी जो क्वेश्चन है वो सब सारे क्वेश्चन को बनाएं और एक ऐसा प्रिपरेशन का लेवल तैयार कर लें, जैसे कि यदि मैथमेटिक्स का 13 से 15 मार्क्स के आसपास आता है तो आप कोशिश करें कि 10 से 12 मार्क्स आप उसका उठा लें। तो एक मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की बात हो गई। ये जनरली आप लोग का अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगा, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। हाँ, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप इसको इग्नोर ना करें, मैथमेटिक्स को, एप्टीट्यूड को। बात अब यहाँ फंसती है कि आप अपना सब्जेक्ट को कैसे तैयार करते हैं। तो सब्जेक्ट को मैं चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट है वो रेंडमली पढ़ना ठीक नहीं है। आप इसको एक ग्रुप में डिवाइड कर दें, या आप देखेंगे इसका गेट का सिलेबस में भी उसको सेक्शन वाइज किया गया है, तो एक वहाँ भी उसका भी आइडिया ले सकते हैं। और नहीं तो फिर आप अपने से एक कैरेक्टराइजेशन उसका करें कि हमें किस तरह अप्रोच करना चाहिए माइनिंग की सब्जेक्ट को। जैसे आप ये कर सकते हैं कि माइनिंग की 2 भाग में पहले बांट लें, कि जो आपके द्वारा लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट जो है हमारे लिए टफ है, या फिर ये लगता है कि यहाँ ये सब्जेक्ट है जो हमारे लिए या तो ईजी है या तो मॉडरेट है। तो आप मॉडरेट और एवरेज जो ईजी है उनको एक जगह रखें, और एक जो टफ आपको लगता है उसको एक जगह रखें। तो आपका 2 डिवीजन हो गया, एक टफ सब्जेक्ट का और एक आपका मॉडरेट या फिर उससे इजी सब्जेक्ट हो गया। मुझे जो लगता है कि माइनिंग की कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टफ हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट जितने और बाकी सब्जेक्ट हैं आइदर वो मॉडरेट लेवल के हैं या तो इजी लेवल के हैं। तो आप क्या करें कि जो ऐसे आपको भी अनुमान होगा, या जरूरी नहीं कि जो मुझे टफ लगता है वो आपको टफ लग सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जो मुझे टफ लग रहा है वो आपके लिए इजी होगा। बट एक मोरलेस जो बाकी लोगों से, बाकी स्टूडेंट से मैं समझता हूँ पढ़ाने के दौरान, मुझे जो लगता है, जो फीडबैक उन लोगों को देते हैं, वो बोलते हैं कि सर रॉक मैकेनिक्स और ग्राउंड कंट्रोल की सब्जेक्ट है और वेंटिलेशन, 2 सब्जेक्ट टफ लगता है। जनरली स्टूडेंट से मैं ये देखता हूँ कि उन लोगों को टफ लगता है। तो आप क्या करें कि एक माइन वेंटिलेशन और रॉक मैकेनिक्स को एक साइड रखें, एक ग्रुप में बना लें, और बाकी जैसे सर्वेइंग हो गया और माइन इकोनॉमिक्स हो गया, माइन मशीनरी हो गया, माइनिंग मेथड हो गया, ये सबको एक जगह रखें। तो 2 पार्ट हो गया, एक में बस रॉक मैकेनिक्स ग्राउंड कंट्रोल आया और वेंटिलेशन आया, और बाकी एक जगह सब्जेक्ट रखा। अब क्या है कि एक तो 2 बेसिक मेजर सेक्शन हो गया कि आपको इस तरह का आपने देख लिया कि मुझे जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम अधिक देना है और कंसंट्रेशन के साथ देना है, और उस समय देना है जब आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। जैसे यदि मॉर्निंग में आप पढ़ने शुरू करते हैं तो कोशिश कीजिए कि शुरुआती दौर पे आप उन सब्जेक्ट को समय दें जो थोड़ा सा आपको टफ लगे। ठीक है, तो एक तो 2 मेजर सेक्शन हो गया। उसके बाद भी आप देखेंगे तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक मेजर और एक जो मॉडरेट है उसको डिवाइड कर दिया, ऐसे अप्रोच करेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसको और भी सब डिवाइड कीजिए, और सब डिवाइड करने के बाद आप अप्रोच जो हो आपको धीरे धीरे एक टुकड़े टुकड़े में आप करते जाइए। तो वहाँ से क्या होगा कि आपको पर डे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट को आप जब देखेंगे तो लगेगा हाँ हमने आज दिन भर में जो पढ़ा उसका कुछ रिजल्ट आया। तो मेरे अनुसार से मैं एक जगह लिखा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे अनुसार है, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं।
जैसे मैंने क्या किया कि आप 3-4 सेक्शन और इसको सब डिवाइड कर लीजिए सब्जेक्ट को। पहला आप कर लीजिए रॉक मैकेनिक्स हो गया, ग्राउंड कंट्रोल हो गया, एक सेक्शन में रखिए। दूसरा वेंटिलेशन हो गया। तीसरा सेक्शन रखिए कि आपका पास यदि माइन डेवलपमेंट है, सर्वेइंग हो गया। और नेक्स्ट सेक्शन में रख लीजिए माइनिंग मेथड हो गया, माइन मशीनरी हो गया, है ना। फिर आप सिस्टम इंजीनियरिंग दूसरे सेक्शन में रख लीजिए, माइन इकोनॉमिक्स, माइन प्लानिंग, जियोलॉजी, मिनरल, ये सब एक सेक्शन में रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इस तरह आपका 4 से 5 सेक्शन बन गया। तो आप पर डे का जो अप्रोच रखेंगे, आप ऐसा कोशिश कीजिए कि दोनों सेक्शन यानी एक मॉडरेट वाले और एक मेजर वाले दोनों सेक्शन को एक दिन में डील करूं। यदि मैं फर्स्ट हाफ को एक मेजर सेक्शन को दे रहा हूं तो सेकंड हाफ एक जो मॉडरेट तो बिलो वाले सेक्शन है उसको भी पढ़ें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप सुबह वेंटिलेशन पढ़ रहे हैं तो वेंटिलेशन सुबह पढ़िए। लंच के बाद आप कोशिश कीजिए कि कोई एक ऐसा इजी सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे सर्वेइंग पढ़ लिए। अब मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ या फिर जो जिसमें आपको ज़्यादा एनर्जी फील होता है, यदि आप उसमें रॉक मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि दूसरे हाफ में सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़ूं। तो इस तरह करके आप पर डे इसको कोशिश करें कि सारे सब्जेक्ट को एक सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश करें। तो सवाल ये आती है कि ये तो मुझे पता चल गया कि सब्जेक्ट का डिवीजन ऐसे कर लिया हमने, ऐसे अप्रोच करूंगा, बट पढ़ूंगा कहाँ से? इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि सारे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। गेट में मैं 2 ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और इक्के गुराई। बस 2 ही बुक पढ़ना है, आंख बंद करके पढ़ना है। बाकी लोग आप देखेंगे कि कई बुक आ गए हैं, कुछ रॉक मैकेनिक्स के भी बुक मिल जाएंगे आपको, या वेंटिलेशन का बुक मिल जाएगा, बहुत सारी बुक मिल जाएगा, लेकिन आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। मुझे लगता है मोर एंड लेस ये 2 बुक से आपका एक अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इससे और ज़्यादा मार्क्स को बढ़ाने के लिए आपको कुछ टेक्निकल कंटेंट या कुछ डेप्थ जाना है तो शायद मे भी हो सकता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई बुक प्रेफर करना पड़ेगा। यदि आप वेंटिलेशन के लिए डेप्थ जाएंगे तो मुझे लगता है कि एलसी काकू का जो न्यूमेरिकल है वो और इक्के गोराई से सफिशिएंट है। लेकिन उससे और आगे जाना चाहते हैं तो जीबी मिश्रा को आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे यदि आप थोड़ा डेप्थ जाना चाहते हैं तो सर्वेइंग के लिए बीसी पुनिया को देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा न्यूमेरिकल है, उसका थ्योरी है, उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह करके आप यदि आपका एक स्टैंडर्ड बन गया तब आप दूसरे बुक को प्रेफर कीजिए। और यदि आपका स्टैंडर्ड यहाँ तक नहीं बना है कि आप अपना इक्के गुराई को भी नहीं बना पा रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर वहाँ तक जाने से कोई मतलब नहीं बनता है। कम से कम ये जो बेसिक बुक्स है आप उनको कम से कम एक बार बना लें और वहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं अब इतने क्वेश्चन बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये सब तो ठीक है, कर देंगे, लेकिन इसको करने से जो पहला जो होता है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, शुरुआती में जो कहते हैं वार्म अप, तो कुछ लोग तो इसको कर चुके होंगे। अब मैं फिर भी बता देता हूँ कि क्या है, कभी भी कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये देखना होगा कि वो एग्जाम है उसका लेवल क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अभी का जो 3-4 साल का है, जैसे 21, 22 का हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, ये सब गेट का जेरॉक्स निकाल लें क्वेश्चन और एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ें, देखें कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और किस लेवल का आ रहा है। इतना देखेंगे उसके बाद ये असेस करें कि मैं किस लेवल तक अभी जान रहा हूँ, मैं किस स्टेज पे हूँ, मुझे किस स्टेज से कहाँ तक जाना है। तो अपना खुद का एक सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में इन करने से पहले। तो एक शुरुआती दौर पे ये देख लें कि आपका जो लेवल क्या है, आप किस लेवल तक अभी हैं, जिस तरह क्वेश्चन अभी आ रहा है। तो यदि आपका पहला ये असेसमेंट हो गया कि ये सब टॉपिक हैं जो इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन आ रहा है, इस लेवल का आ रहा है और मैं इस लेवल तक का क्वेश्चन बना ले रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपको एक शुरुआती दौर पे कॉन्फिडेंस आएगा और आप वैसे क्वेश्चन में बझेंगे नहीं। जैसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, आप उसी को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उस लेवल की जान रहे हैं, क्योंकि समय कम है, 3 महीने का है, तो आपको उससे ऊपर वाले लेवल को पढ़ना है। तो एक तो ये हो गया। अब मैं स्पेसिफिक चीज़ें को यदि बात करने की कोशिश करूं कि क्या होता है कि आप तो पढ़ लेंगे लेकिन काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो कुछ कुछ जो मेजर चीज़ें होते हैं आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, माइनिंग के लिए उसको पढ़ना है। जैसे यदि मैं कहूँ कि सर्वेइंग पढ़ रहा हूँ तो सर्वेइंग में क्या करना है, सर्वेइंग को कैसे पढ़ना है। देखो, सर्वेइंग और एक सिस्टम इंजीनियरिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इसको आप ये कह सकते हो कि यदि से क्वेश्चन आता है
तो आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनना चाहिए। यदि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप अपने आप को मान के चलिए कि आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये सब सब्जेक्ट बहुत ईजी है। तो देखिए, आप जैसे सर्वेइंग पढ़ रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए जो मेजर टॉपिक है जिसे हमेशा क्वेश्चन आता है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी उसके एडवांस कितना पढ़ पाते हैं। जैसे आपको बैक बेरिंग हो गया, फोर बेरिंग हो गया, एंगल निकालने वाला क्वेश्चन हो गया, डिक्लाइनेशन निकालने वाला क्वेश्चन हो गया, लेवलिंग का क्वेश्चन हो गया, है ना, ये सब जैसे क्वेश्चन है वो हमेशा आता है। तो ये सब क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ प्रीवियस ईयर में आ रहा है तो इससे पहले आ रहा है। तो ये सब जैसे मेजर टॉपिक्स हो गए, इसको आपको हमेशा पकड़ के रखना है और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए सब क्वेश्चन में कि यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैं पक्का बना लूंगा। जैसे सिस्टम इंजीनियरिंग से पढ़ रहे हैं तो सिस्टम इंजीनियरिंग से रिलायबिलिटी से क्वेश्चन हमेशा आता है। यदि आप देखेंगे उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है उससे आता है, असाइनमेंट से आता है, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक हो गया ना, ये सब वेल नोन टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही आना है, और यदि क्वेश्चन आया तो आपको बनाना ही बनाना है। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको इसमें रखना है। जैसे मान लीजिए यदि आप माइंड मशीनरी पढ़ रहे हैं तो माइंड मशीनरी का कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वेल नोन है, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते और क्वेश्चन आया तो बनाना है इसको। जैसे यदि आप बकेट व्हील एक्सकेवेटर का क्वेश्चन है, बकेट साइज का क्वेश्चन हो गया, या ओपन कास्ट में देखते होंगे कि पुल का लेंथ निकालना होता है, फिर ब्लास्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया कि पर राउंड कितना होगा, या पाउडर फैक्टर का क्वेश्चन आ गया। ये सब जैसे या तो स्लोप स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया कि स्टेबल है या नहीं है, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गया कि उसमें कुछ बोल्ट लगा हुआ है या तो फिर क्रैक है या फिर वाटर है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब वेल नोन क्वेश्चन है। ये तो आपको कह के रखें कि यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो ये सब मेजर टॉपिक इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि यदि इससे क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। आप यदि पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे आप 2012, 2011, 10, तो उधर क्या रहता था, क्वेश्चन का जो लेवल रहता था वो मोर एंड लेस एक दूसरे साल के आसपास रहता था, तो अनुमान लग जाता था कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है। लेकिन अभी के दौर में जो क्वेश्चन आ रहा है आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, मल्टी चॉइस भी क्वेश्चन आ जा रहा है, और क्वेश्चन का थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा। अभी पहले क्या होता था कि 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन को सेग्रीगेट करके देता था, अभी मिक्स हो गया कि हो सकता है कि अभी आप 20 नंबर में आप 1 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं तो हो सकता है 21 में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको ये सब चीज को बारीकी से देखना है कि मैं जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, किस टाइप का लेवल का क्वेश्चन है। और वो जो 3 घंटा होता है ना, आपको हो सकता है कि उसमें इतना प्रेशर होता है, शायद आपको ऐसा भी लग सकता है 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है या तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन ईजी लग सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा ये केयरफुल रहना है उस समय कि मैं कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। और अटेम्प्ट करते समय एक चीज मैं देखता हूँ, काफी स्टूडेंट से ये कंप्लेन आता है एग्जाम के बाद कि कैलकुलेशन मिस्टेक उनकी होती है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने का कारण क्या होता है, सारे लोग क्या करते हैं जब प्रिपरेशन करते हैं तो मोबाइल में कैलकुलेटर यूज करते हैं और मोबाइल से सारे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, माउस से और कंप्यूटर पे करना होता है। यहाँ भी उन लोग गेट कैलकुलेटर यूज करते हैं मोबाइल में और वहां भी गेट कैलकुलेटर यूज होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे मोबाइल से यूज करते हैं और वहाँ कंप्यूटर पे यूज करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं ना, अपना हाथ यूज टू हो गया है, तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्लिक कर लेते हैं और वो करेक्ट करते हैं। बट जब आप माउस से करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे हैं, कभी कभी आपका क्लिक नहीं हुआ या कभी गलती हो गया। तो कोशिश करें कि जब भी आप कैलकुलेशन करें या प्रिपरेशन करें तो आप बगल में यदि कंप्यूटर रहा तो आप कंप्यूटर से ही यूज करें कैलकुलेशन का। तो मैं ये श्योर शॉर्ट कह सकता हूँ इस चीज को कि आप कैलकुलेशन में 1 से 2 नंबर तो बचा ही लेंगे, गलत नहीं होगा, चांसेस कम हो जाएगा। तो एक कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको 1-2 नंबर बचा सकते हैं। दूसरा कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, अभी जोश आया तो जोश में पढ़ लिए, फिर कल भूल गए, कल पार्टी में चले गए, किसी का शादी है या किसी ने फ़ोन कर दिया, किसी का बर्थडे है। तो मैं एकदम एक चीज़ को, बहुत ये कड़वा सच है कि अभी 3 महीना सबसे दोस्ती तोड़ दीजिए और अपने आप को इतना आइसोलेट कर दीजिए कि आपको पता ना चले कि 3 महीना कैसे पास हो गया। तभी जाके आप इसमें कंसंट्रेशन से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। देखो, पास करने के लिए आपको सिर्फ मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की जरूरत है। आप कम से कम वहां से 21, 22, 23 मार्क्स आराम से ला सकते हैं यदि नहीं भी पढ़ते हैं तो। लेकिन यहाँ बात क्या हो जाती है कि सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, आपको अच्छा स्कोर करना है, अंडर 100 में आना है, अंडर 150 में आना है, अंडर 200 में आना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो इस तरह का सब्जेक्ट है, जैसे वेंटिलेशन हो गया, तो वेंटिलेशन में जैसे जो वेंटिलेशन सर्किट है वो अच्छे से आना चाहिए आपको। बूस्टर का फैन हो गया,
इवासी का क्वेश्चन हो गया, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब आपको आना ही आना चाहिए। फैन का, पावर का, उसमें से बहुत सारे यूनिट का प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी आपको यूनिट में, कभी मेगा पास्कल में, कभी पास्कल में, कभी वाटर गॉज में, तो ये सब में आपको गलती नहीं करना है, ये सब चीज़ को हमेशा देखना है। तो ये तो चीज़ें हो गई कि आप सब्जेक्ट को इस तरह एक ओवरऑल तरीके से आप उसको अप्रोच करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। बात आ जाती बहुत सारे स्टूडेंट का, ये मैं देखता हूँ कुछ बोलते हैं कि सर मुझे टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं इसका कहूँगा कि पहले यदि आप गेट देते 2010, 2009, 2008, तो उसमें इतना कंपटीशन नहीं था और ये टेस्ट सीरीज का चलन भी नहीं था, तो उस समय लोग देते नहीं थे। लेकिन अभी का क्या है, अभी थोड़ा सा कम्पिटिटिव मार्केट हो गया है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आने लग गया है। तो अभी आपको थोड़ा सा कम्पिटिटिव और अपना एक्यूरेसी को बढ़ाना है। यदि आप अपना एक्यूरेसी को नहीं बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि आप जैसे गेट में गए, आपने मान लीजिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर गए, तो हो सकता है वो 3 से 4 क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स मिस हो गया। तो वो कैसे मिस हो गया? क्योंकि आपको एक्यूरेसी नहीं था, आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए, या तो कोई फार्मूला में मिस्टेक कर दिए, या फिर वो कंसेप्ट को आप पढ़े थे लेकिन उतना ध्यान से नहीं पढ़े थे, तो उस दिन आपको रिमाइंड नहीं हो पाया। आपने सोचा था ये बहुत इजी टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन आपका आ गया। तो टेस्ट सीरीज थोड़ा एक मेजर प्ले रोल कर रहा है अभी। यदि आप कहीं पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। यदि आप कोई कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो और अच्छा है, और यदि आप टेस्ट सीरीज लेने की चाह रहे हैं तो लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे टेस्ट सीरीज लेना नहीं है, मैं खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर लूँगा, तो वो भी तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप लेते हैं तो मैं 1-2 सजेस्ट करूँगा टेस्ट सीरीज में कि सारा टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, आप टारगेट कीजिए वो सब सारे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज दें। ऐसे ही आपको जब भी टेस्ट सीरीज मिलता है तो सारे एक साथ मिलता है, लेकिन आप उनको दें। और कम से कम यदि लास्ट महीने का जो आता है उस महीने में यदि 7 से 8 फुल टेस्ट सीरीज दे दिए तो बहुत सफिशियंट है। ऐसी 10-12 टेस्ट सीरीज तो रहता है उसमें, लेकिन आप सारा नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 7-8 दीजिए। लेकिन उसमें देते समय आप कोशिश ये कीजिए कि पर डे टेस्ट सीरीज मत दीजिए, आप एक दिन के बाद दीजिए, एक दिन इंटरवल रखिए। और वो जो इंटरवल एक दिन रखेंगे, आप उसमें जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज दिए थे उसका एनालिसिस कीजिए। और जब एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट आप नहीं जानते हैं, या तो उसको मिस कर गए हैं, या तो इग्नोर कर दिए थे पढ़ते समय, अभी क्वेश्चन मिल गया। तो एक छोटा सा नोट्स बनाइए और वो सारे पॉइंट्स जो आप नहीं पढ़े थे, या तो मिस कर गए, या तो टेस्ट सीरीज में आया था, तो वो सब सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन, क्वेश्चन को नहीं, उसका कंसेप्ट को नोट डाउन करते चलिए। तो एक बहुत ज़्यादा इजी होगा लास्ट मोमेंट में आपको एक शॉर्ट नोट से रिवीजन करने का। तो टेस्ट सीरीज का एक ये फंडा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें घुसिए, या इंटरेस्टेड नहीं है तो आप अपने में कॉन्फिडेंस रखिए कि विदाउट टेस्ट सीरीज मैं खुद से तैयारी उतना करूँगा और हमारा हो जाएगा। दूसरी बात एक और चीज़ मैं प्रीफर करता हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये एग्जामिनेशन है, मोर एंड लेस माइनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये हर कोई जानता है और आप भी जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसका एक थंब रूल है जो इस वीडियो का लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि जो गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिए कम से कम 3 बार जरूर बनाएं, और 3 बार वो सिर्फ क्वेश्चन बनाएं, सॉल्यूशन कम देखें। नहीं बन रहा है तभी सॉल्यूशन देखें, और यदि नहीं बना तो आप सेकेंड अटेम्प्ट लें और उसको बनाने का कोशिश करें। नहीं बन रहा है तो फ्रेंड से पहले पूछें या ग्रुप स्टडी करें, लेकिन उसका सॉल्यूशन ना देखें। सॉल्यूशन तब देखें जब आपसे बन नहीं रहा है। तो एक संजीवनी बूटी जैसा काम करता है प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर आप 2007 से लेके अभी तक है वो सारे पढ़ें, और पढ़ते समय थोड़ा सा अपना दिमाग को खोल के रखें कि मान लेते हैं कि कोई टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो आप ये मान के चलें कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको उस टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और आप ये भी थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग रखें उस टॉपिक पे कि यदि इस टॉपिक पे इस तरह का क्वेश्चन आया है तो आप सोचें क्या इस टॉपिक पे और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या। तो बनाते समय ही थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करें कि यदि आ सकता है तो कैसा आ सकता है। तो एक ये चीज़ हो गया। दूसरा, यदि 3 से 4 बार एक प्रीवियस ईयर को बना रहे हैं तो कम से कम 2 बार एक गोराई बनाएं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि लोग जोश जोश में कहते हैं हाँ मैं प्रीवियस ईयर को बनाऊंगा तो एक गोराई को बनाऊंगा। होता क्या है कि एक गोराई को बनाने में बैठ गए तो बनाते ही उसको 4 से 5 दिन लगा दिए, या फिर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को बनाने बैठ गए तो उसी को बनाते बनाते 20 से 25 दिन लगा दिए। ऐसा नहीं होता है।
यदि पहला बार आप गेट का क्वेश्चन बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यदि आप दूसरा बार बना रहे हैं, तीसरा बार बना रहे हैं, तो आपको सारा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। जो आप पहले बना चुके हैं उसको नहीं बनाना है, जो आप नहीं बना पाए थे उसको टिक मार करके रखना है और उसी को बनाना है। तो आप ऐसा सोच के रखते हैं कि यदि गेट का हम रिवीजन कर रहे हैं तो पहला बार में टाइम लग सकता है, दूसरा बार में नहीं लगना चाहिए उतना टाइम। आपको बहुत जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा, अच्छा इसका फॉर्मूला ये है, इसको ऐसे बनाना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस ये रहना है कि सारे क्वेश्चन को वैसे इग्नोर नहीं करना, हैंड रिटेन हाथ से कैलकुलेट करना, तब तक कैलकुलेट करना जब तक आंसर ना आ जाए। क्योंकि ये गलती हमेशा हर लोगों से होती है कि लोगों को लगता है इस क्वेश्चन को हम बना लेंगे, लेकिन फिर वो जब कैलकुलेशन करते हैं तो लास्ट में फंस जाते हैं और फिर बना नहीं पाते, आंसर उसकी नहीं आती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि यदि कोई क्वेश्चन को बनाना है, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन में मैं वीक हूं, तो उसको बनाओ और तब तक बनाओ जब तक उसका आंसर नहीं आ जाता है। आंसर को मिलाओ, देखो हाँ सही आंसर है, और कोशिश करो कि एक ग्रुप में पढ़ें, ताकि यदि कुछ नहीं जानते हो तो आपको फ्रेंड हेल्प करे या तो दूसरा हेल्प करे। कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप कांस्टेंट टच में रहें फैकल्टी से, जो भी टीचर के हैं, शर्माना नहीं है, व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इवन कॉल कर दीजिए और उसको पूछते रहिए। दूसरा, जो अपना नोट्स बनाए होंगे उसको नोट्स को लास्ट का जो 10 से 15 दिन होगा, आप पर डे उसको रिवीजन कीजिए। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं एक दिन पहले प्लान कर लीजिए कि हमको आगे क्या पढ़ना है, एक रूटीन बनाइए, जिससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा रोड मैप है, इतने दिन हमारे पास समय है और इतने दिन के अंदर हमें खत्म करना है। तो आप बीच बीच में ट्रैक करते रहेंगे। ऐसे रूटीन ज़्यादा फॉलो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि 80 से 90% उस रूटीन को फॉलो करना है, क्योंकि आपको इस 3 महीने में कंसिस्टेंट रहना है। तो ये एक ओवरऑल व्यू था माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए कि कैसे हमें सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करना चाहिए और कैसे गेट को देना चाहिए। गेट का एग्ज़ाम देते समय आप कॉन्फिडेंस से जाइए और आराम से आप ये सोच के जाइए कि ये 3 घंटे जो है वो हमारा है, और इस 3 घंटे में एकदम बिल्कुल हमें एकदम 100% परफॉर्म करना है। एकदम काम होके एग्ज़ाम को दीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि आराम से, अभी जो कोल इंडिया का वैकेंसी आ रही है, बाकी कंपनी भी वैकेंसी निकाल रही है, मुझे जहाँ तक लगता है यदि आप 3 महीने अच्छे से पढ़ें, नहीं भी पढ़े होंगे उधर तो छोड़ो, यदि ये 3 महीने से आप अच्छे से पढ़ लिए तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका कोल इंडिया में एक सीट एकदम सिक्योर है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और कोल इंडिया या फिर एमटेक की तैयारी कर रहे हैं, एमटेक में जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ भी पहुँचेंगे। तो चलिए, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।